A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 15 के बारे में. सो दिस इज़ अबाउट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. हम बात करेंगे कि किस तरीके से फूड रिसोर्सेज जो फूड क्रॉप्स हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है. तो पार्ट 1 में जो है हमने कुछ डिस्कशन पहले कर चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपके कुछ स्पेसिफिक सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पर. दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल. और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7 और 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं. जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें. लिंक में जो लिंक होगा उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक करें. दिस इज़ माई चैनल. तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हम क्रॉप यील्ड क्या होती है. हमने कुछ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा. हमने बात किया कि हम किस तरीके से क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, कोई एक जीन इंट्रोड्यूस करके हम कर सकते हैं. फिर हमने बात की कि हम किस तरीके से, क्यों हमें ज़रूरी है क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, हम किन रिजल्ट्स की कोशिश करते हैं, क्या हमें चाहिए जिसकी वजह से हम ये सब कर रहे हैं. तो हम इन फैक्टर्स के बारे में बात किया. फिर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के लिए हमने बात किया. हम यूज़ करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो हम फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं और खाद का यूज़ करते हैं. तो हमने उसके बारे में भी बात किया. तो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट इरीगेशन. तो अब जो भी हम फसल लगाते हैं, जो भी क्रॉप्स होती हैं, उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है वो होता है इरीगेशन. हम जानते हैं, हमने इस डायग्राम में देखा था कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स जो है, कोई भी प्लांट है तो वो अपना न्यूट्रिशन कैसे डिराइव करता है. उसकी रूट्स होती हैं नीचे. तो रूट्स जो होती हैं वो मिट्टी के अंदर लगी हुई हैं. तो मिट्टी के अंदर जो भी न्यूट्रिशन है वो पानी जब मिट्टी को मिलता है तो पानी जो होता है उसके जो जाइलम के थ्रू जो है प्लांट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है. और पानी के साथ साथ ही जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट हैं उन सबको भी एब्जॉर्ब कर लेता है और ऊपर पहुंचाता है. जाइलम क्या है? ट्यूब की तरह, पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर्स बने होते हैं. उन ट्यूब्स की तरह पानी के साथ साथ वो प्लांट न्यूट्रिशन को खींच लेगा. तो अब आप समझ सकते हैं कि इरिगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है. इरिगेशन बहुत ज़रूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है प्लांट के लिए, किसी भी फसल के लिए. उसी के थ्रू जो है सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं. राइट. एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, बट मिट्टी में से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं? वो हो रहे हैं पानी के साथ साथ. ओके. तो इरिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो प्रॉपर इरिगेशन है ये इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल क्रॉप के लिए. ओके. हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि क्रॉप को पानी मिल जाए सही स्टेज पर. अब ऐसा नहीं होता कि जब, देखिए, जो लोग किसान जो हमारे खेती करते हैं उनको पता होता है कि भाई किस किस स्टेज पर फसल को पानी देना है. जब वो बढ़ रही होती है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है. ओके. अब एक बार जो फसल जो है आपकी पूरी मैच्योर हो गई, अब वो पकने की स्टेज पर है, तब उसे पानी की ज़रूरत नहीं होती. लेकिन जब वो बढ़ रही है तो उसकी पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है. तो राइट स्टेज पर पानी मिलना ज़रूरी है. अब वो पक चुकी है, उसके बाद पानी अगर मिलेगा तो ख़राब हो जाएगी. तो राइट स्टेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें इंश्योर करना पड़ता है कि अगर पानी उसे राइट स्टेज पर चाहिए, जिस टाइम पे उसको ज़रूरत है, जिस टाइम पे वो बढ़ रही है, ग्रोइंग सीजन है, उस टाइम पे उसको पानी चाहिए होता है, तभी उसके अंदर इंक्रीज होगी क्रॉप यील्ड. जिस टाइम पे वो बढ़ रही है उस टाइम पे अगर फसल को पानी नहीं मिलता तो क्रॉप यील्ड डेफिनेटली डिक्रीज हो जाती है, उसके अंदर वो फॉल करेगी. ठीक है. अलग अलग तरीके के इरिगेशन सिस्टम अब यूज़ किए जाते हैं. देखिए, पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो हर जगह पे अबंडेंटली अवेलेबल नहीं है. और पानी हमें कौन सा चाहिए होता है? क्रॉप्स को कौन सा पानी चाहिए होता है? मीठा पानी चाहिए. खारे पानी का उसमें रोल नहीं है. तो पानी एक ऐसा रिसोर्स है विच इज़ लिमिटेड. और इंडिया कौन सा कंट्री है? इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है. तो मॉनसून एक तो उसको पानी देता है. अब ट्रॉपिकल कंट्री है तो क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से सनलाइट की वजह से वाटर इवेपोरेट बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो अब आप ये समझ लीजिए पानी की ज़रूरत होती है फसलों को उगाने के लिए. ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. तो इरिगेशन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो इरिगेशन के अब अलग अलग तरीके के सिस्टम होते हैं. कुएं के थ्रू इरिगेशन होता है, कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन होता है, नदियों के थ्रू इरिगेशन होता है, टैंक्स के थ्रू इरिगेशन होता है. ये सभी तरीके के और भी वैरायटीज़ हो सकती है, बावड़ी हो सकती है. उन सभी के थ्रू क्या होता है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस की जाती हैं इंडिया में.
तो ये आप देखिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं। बेसिन फ्लडिंग, ये देखिए यहाँ पे ये सप्लाई है एक मेन चैनल से, एक छोटा चैनल बना के यहाँ पे पानी लेकर आ गए, इधर इधर पूरा पानी भर दिया। जिगजैग मेथड, ऐसे करके देखिए ये मेन कैनाल है और ये देखिए ऐसे जिगजैग करके, ये किसान जो है तो अपने खेत में करते हैं, ऐसे जिगजैग करके बना देंगे ताकि सब जगह ये पूरी पूरी नाली में पानी जाता रहे। कंटूर फार्मिंग, अलग अलग कंटूर पे लगाया जाता है, ऐसे स्टेप्स बना दिए गए, तो यहाँ से जो पानी बहेगा वो अपने आप नीचे 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 बहता जाएगा और नीचे नीचे जितने भी स्टेप्स हैं सबको पानी देता जाएगा। तो अलग अलग तरीके के मेथड्स को यूज़ किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं हम कुएं के बारे में। वेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं वेल्स, डग वेल्स हो सकते हैं और ट्यूब वेल्स हो सकते हैं। डग वेल में क्या होगा, वाटर कलेक्ट होगा फ्रॉम ए वाटर बेरिंग स्ट्रेटा। डग वेल में क्या होगा, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। और ट्यूब वेल में क्या होगा, ट्यूब वेल क्या करता है, नीचे से पानी निकाल रहा है, टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा। डग वेल में आपने खड्डा खोद दिया, वहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, बारिश का पानी या कोई भी जब एक्सेस में सप्लाई हो रही है पानी की, तो आप अपने अपना कुआं भर लिया वो पानी का और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ट्यूब वेल के अंदर क्या होता है, नीचे पंप लगाया जाएगा, बहुत गहरा जाया जाएगा, ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जाएगा। वो डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके की ज़मीन, अलग अलग तरीके के एरिया में अलग अलग लेवल पे पानी होता है। तो ट्यूबवेल में नीचे से पानी निकाला जा रहा है। इनसे क्या होगा, इन वेल से वाटर जो होगा लिफ्ट किया जाएगा, पंप नीचे से ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं। जो लोग भी, जिन लोगों ने भी एग्रेरियन एरिया में रहते हैं या उनको मौका मिला है देखने का खेतों को, तो उनको पता होगा ट्यूबवेल क्या होता है। नीचे से पानी निकाल रहे हैं और वो पानी आता है, उस पानी को सप्लाई किया जाता है इरिगेशन के लिए। हरियाणा में काफ़ी प्रैक्टिस किया जाता है। फिर है रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा, एक कैनाल जो आपके पास से जा रही होगी, जहाँ पे कैनाल फ्लो इनसफिशिएंट होगा, इरेगुलर एक्सेस टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर, रिलीज द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रेशनल। वहाँ पे एक लिफ्ट सिस्टम लगा दिया जाएगा, उस रिवर में से पानी को उठा लिया जाएगा। तो वाटर क्या होगा, डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम दीज रिवर फॉर सप्लीमेंटिंग इरीगेशन, वहाँ से सीधा उठा लेंगे, रिवर लिफ्ट सिस्टम है ये। टैंक्स में क्या करेंगे, स्मॉल स्टोरेज बना लिए जाते हैं। टैंक्स का सिस्टम भी यूज़ किया जाता है उन जगहों पे जहाँ पे पानी की कमी है या फिर हर टाइम पे प्रॉपर सप्लाई नहीं है, तो वहाँ पे टैंक बना लेते हैं फार्मर्स। उन टैंक्स को जिस टाइम पे नहर में पानी नहीं आ रहा, जो कैनाल इरीगेशन के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, अपने टैंक्स में टैंकर्स के थ्रू पानी मंगवाते हैं और उस पानी को फिर सप्लाई करते हैं स्मॉल कैचमेंट एरिया में। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने बताया था आपको, फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था, राइट टाइम पे हमको पानी चाहिए। अगर आपको राइट टाइम पे नहीं मिलेगा पानी तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिस टाइम पे, तो राइट टाइम पे पानी मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर फसल को उसके बढ़ते वक्त पानी नहीं मिलेगा और बाद में पानी दिया जाएगा तो उस पानी का कोई यूज़ नहीं है। तो टैंक्स आप समझ गए, स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स बना दिए जाएंगे। ये इस डायग्राम में स्प्रिंकलर मेथड दिखाया गया है। स्प्रिंकलर मेथड जो है इरिगेशन का एक सिस्टम है जिसमें कि हम क्या करते हैं, ऐसे फव्वारे जैसा लगा देते हैं, फव्वारे जैसा एक लगा देते हैं, ऐसे पाइप है यहाँ पे, एक फव्वारे लगा दिए, तो ये स्प्रिंकल गोल गोल घूम घूम के यहाँ पे बारिश की तरह पानी को डालते रहते हैं। छोटे छोटे नीचे नीचे जो फव्वारे जैसा लगा देंगे और वो स्प्रिंकल करता रहेगा पानी। उससे क्या होता है, कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपने कंट्रोल अलग अलग जगह पे चैनल बना दिए, इस वाले को पानी देना है तो इसको आप बंद कर सकते हो, इसको प्रॉपर पानी मिल गया। इससे क्या होता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है पानी का, धीरे धीरे पानी जा रहा है तो वो पूरा एब्जॉर्ब हो पाता है अच्छे से, वेस्टेज कम होती है पानी की। ठीक है, ये तो था इरिगेशन के बारे में। फिर हम बात कर लेते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। फसल के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ये मतलब डिफरेंट तरीके से जो है फसल को ग्रो किया जाता है ताकि हम एक मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। देखिए ज़मीन जो है वो भी लिमिटेड है और टाइम भी लिमिटेड है, तो फार्मर्स जो होते हैं वो इस तरीके से क्रॉप्स को लगाते हैं, अपनी फसलों को लगाते हैं कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो वो कैसे करते हैं, वो मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं, वो इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ग्रो किए जाएंगे, 2 या उससे ज़्यादा ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं के साथ में चना डाल दिया जाएगा, गेहूं के साथ में सरसों डाल दिया जाएगा, मूंगफली के साथ में सनफ्लावर्स डाल दिए जाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है और एक दूसरे से इंश्योरेंस मिल जाती है। मतलब आपने 2 फसलें एक साथ में लगा दी, अब जो एक फसल को बीमारी है, मतलब हो सकती है, मान लो गेहूं को जो बीमारी लग सकती है वो चने को वो बीमारी नहीं लगेगी, बैक्टीरिया,
तो मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या फिर उन दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी सेम ही होंगी, लेकिन मान लीजिए एक क्रॉप खराब हो जाती है तो दूसरी क्रॉप उनकी बच जाती है। क्योंकि आप फार्मर्स के बारे में सोचिए, उनका लाइवलीहुड चलता है क्रॉप से, उनका पूरा रोजी रोटी चलती है, वो वही उनका क्या बोलेंगे, रोजी रोटी बोलेंगे। ओके, तो वो उनकी रोजी रोटी है। तो अगर वो उसको कुछ खराब होती है वो, तो उनके पास फिर कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए मिक्स क्रॉपिंग की जाती है ताकि एक तरीके से उनको इंश्योरेंस भी मिल जाए, डिजीजेज से भी उनको प्रोटेक्शन मिल जाए। फिर दूसरा तरीका होता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, फिर इसमें दो और उससे ज़्यादा फसलें लगाई जाती हैं सेम फील्ड पर डेफिनेट प्रोपोर्शन और पैटर्न में। एक रो एक फील्ड चीज़ की लगाई जाएगी, दूसरी रो दूसरी चीज़ की, एक रो दूसरी चीज़ की। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होगा, एरिया डिवाइड कर देंगे, इतने में इतना, इतने में इतना। इसमें क्या होगा, इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग रोज में फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप ऑल्टरनेट विद फ्यू रोज ऑफ सेकेंड क्रॉप, जैसे सोयाबीन, मेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं। क्रॉपिंग पैटर्न में ये देखिए, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और इन दोनों के बीच वाला जो टाइम है, ये कौन सी थी, जून से लेके अक्टूबर वाली क्रॉप थी ये नवंबर से लेके अप्रैल वाली क्रॉप थी, है ना। तो अप्रैल के बाद अप्रैल मई में जो लगती है, अप्रैल में ये कौन सी है, जायद क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन की है। इसमें वाटरमेलन, मस्कमेलन लगता है। इसमें क्या लगता है, रबी में क्या लगता है, वीट, बार्ले, ग्राम, पीस, विंटर में लगती है। तो ये चार्ट भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लेसमेंट इसकी गलत है। ये देखिए, मिक्स क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, ये मिक्स क्रॉपिंग है। इंटर क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, बीच बीच में लगा दिया, एक ये रो है फिर दूसरी रो है, ऐसे लगा दिया जाएगा। तो होता क्या है, जो क्रॉप्स होती हैं, ये हम बात कर रहे थे इंटर क्रॉपिंग की। तो इंटर क्रॉपिंग में क्या हो रहा है, जो क्रॉप्स हैं वो सिलेक्ट की जा रही हैं सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। हम जब भी दो क्रॉप सिलेक्ट करेंगे तो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। मान लीजिए एक को नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए तो दूसरी को फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए होना चाहिए, तभी तो वो बैलेंस कर पाएंगे। दोनों को सेम न्यूट्रिएंट चाहिए, फिर क्या होगा, फिर तो सॉइल में वही न्यूट्रिएंट ज़्यादा डालना पड़ेगा, एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। उससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होने से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, पेस्ट में कंट्रोल होगा, डिजीजेज में कंट्रोल होगा, और प्लांट जो होगा फ्रॉम स्प्रेडिंग, वो जो डिजीज स्प्रेड नहीं होगी एक फील्ड से दूसरे फील्ड में, ठीक है। तो दोनों क्रॉप्स को एक बेटर रिजल्ट मिलता है। ये हमने प्रैक्टिस करके देखा। मान लो एक पूरा इतना बड़ा खेत है, सब में गेहूं लगा हुआ है पूरे में, तो वो ज़्यादा अच्छी यील्ड देने के बजाय इतने में गेहूं, फिर इतने सरसों, फिर गेहूं, फिर सरसों, ऐसा लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे से रहता है। मान लीजिए इस पोर्शन वाले गेहूं में आगे वाले में अफेक्ट हो गया तो वो पूरे में स्प्रेड नहीं करेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप दूसरी आ गई लाइन, तो वो फैलेगा नहीं पूरे में, ठीक है। फिर एक मेथड होता है, तीसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन का। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लगाई जाएंगी एक पीस ऑफ लैंड में प्री प्लान करके। क्रॉप रोटेशन मतलब ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब पहले आपने एक क्रॉप लगा ली, फिर दूसरी क्रॉप लगाई जाएगी दूसरी बार में, ताकि एक क्रॉप एक तरीके का न्यूट्रिशन लेती थी तो दूसरी क्रॉप दूसरे तरीके का। मतलब फर्स्ट मंथ 3 मंथ्स में कुछ और लगा लिया, नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपने कुछ और क्रॉप लगाया, रोटेट कर दिया। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन के ऊपर करता है। क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर पे, इरिगेशन फैसिलिटी पे डिसाइड द चॉइस ऑफ क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड एट वन हार्वेस्ट। अगर क्रॉप रोटेशन ढंग से किया जाए प्रॉपरली, देन 2 और 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विद अ गुड हार्वेस्ट। आप जो अगर सही तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक खेत के अंदर सिर्फ गेहूं ही लगेगा, गेहूं ही गेहूं लगता रहेगा पूरे साल, ऐसा नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, एक बार गेहूं लगा लिया, फिर थोड़ी देर खाली छोड़ के मान लीजिए जायद का कुछ क्रॉप लगा लिया, फिर जो है फिर कुछ और क्रॉप लगा दिया जो नेक्स्ट सीजन आया। तो उसका ध्यान रख के क्रॉप रोटेशन के जरिए बहुत सारा यील्ड लिया जा सकता है। देखो, ग्रोइंग ऑफ सीरीज ऑफ डिसिमिलर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम एरिया, सीक्वेंस में हम लगा रहे हैं। एक साल में हमने 1 ईयर रोटेशन में मेज लगाया, राइस लगाया, मेज, मस्टर्ड, राइस, व्हीट। 2 ईयर्स रोटेशन में हम क्या लगा रहे हैं, मेज, मस्टर्ड, शुगर केन, फेनुग्रीक, ये लगा दिया। 3 ईयर्स रोटेशन में हम इस तरीके से लगा रहे हैं। मतलब 1 ईयर का रोटेशन है, पहले मेज लगा दिया, फिर हमने मस्टर्ड लगा दिया, या फिर हमने पहले राइस लगा दिया फिर व्हीट लगा दिया। इस तरीके का रोटेशन कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सबसे बड़ा एडवांटेज। देखिए ये चीज़ें भी ना, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में किस तरीके से आता है,
ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्रॉप रोटेशन प्रोवाइड्स दीज बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ऑब्वियसली न्यूट्रिशनल रिप्लेनिशमेंट है, एक क्रॉप जिसको एक तरीके का उसने न्यूट्रिशन कंज्यूम किया, दूसरी क्रॉप दूसरे तरीके का करेगी जब आप थोड़े दिन बाद लगाओगे तो। डिप्लीशन नहीं होगा सिलेक्टिव, डिजीज को प्रिवेंट करेगा, पेस्ट कंट्रोल करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहेगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं? क्रॉप रोटेशन के फायदे। फिर हम बात करते हैं फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम डेयरी एनिमल्स के ऊपर भी बात कर रहे हैं जिनकी फूड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हमने अपने खेतों के अंदर जो डेयरी एनिमल्स है जिनसे हम मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो रखे हुए हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? पहली होती है उनकी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज़ फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल, और फिर मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है? विच टाइप ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। एक उनकी मेंटेनेंस, एक वो वाला टाइम पीरियड होता है एनिमल्स का, डेयरी एनिमल्स जो होते हैं जिस टाइम पे वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे, सर्वाइवल के लिए, उनका रहने के लिए मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। और फिर जब वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं उस टाइम में अलग तरीके के खाने की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, फिर हम बात करते हैं वीड्स के बारे में। वीड्स क्या होती हैं? देखो इसमें हमने छोटे छोटे टॉपिक्स लिए हुए हैं जो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे उस चैप्टर से रिलेटेड। तो वीड्स क्या होती हैं? वीड जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, हमें चाहिए नहीं लेकिन वो फिर भी ग्रो कर रहे हैं, जो हमने कल्टीवेट किया फील्ड उसके अंदर। जेंथियम है, गाजर घास है, मोथा है, ये सब वीड्स के नाम है अलग अलग। तो मतलब हमारे उस खेत के अंदर हमने तो लगाया था सरसों, हमने लगाया था गेहूँ, लेकिन ये कुछ प्लांट्स हैं ये अपने आप उगेंगे, उनके भी तो सीड्स बड़े हुए हैं। अब न्यूट्रिशन तो सभी को मिल रहा है, मिट्टी से पानी भी मिल रहा है, तो वो उग जाएंगे। तो वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स हैं, उस टाइम हमको नहीं चाहिए। ये जो क्या करेंगे, अब ये लग गए तो क्या करेंगे? कंपटीशन में आ जाएगा, फूड चाहिए उनको, स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए, सब कुछ ले लेंगे, पानी भी ले लेंगे और फूड भी ले लेंगे, लाइट भी ले लेंगे, स्पेस भी ले लेंगे। तो वीड्स जो है हमारे को रिड्यूस कर देंगे, जो हमारा मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, हमें वो नहीं चाहिए थे, वो लग गए उस मिट्टी में, तो वो क्या कर रहे हैं? वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं मिट्टी का, तो हमारे जो एक्चुअल क्रॉप है उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे लिए अनवांटेड होते हैं। इसीलिए वीड्स का रिमूवल जो है बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में ज़रूरी है जब क्रॉप की ग्रोथ हो रही है। अगर अर्ली स्टेज में नहीं निकाला तो वो जो क्रॉप को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सारा का सारा क्या कर लेगा? वीड जो है उसको कंज्यूम कर लेगा। तो वीड कंट्रोल के क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो वीड कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मोस्ट इफेक्टिव मेथड तो मैकेनिकल रिमूवल है कि भाई जाइए और उसको निकालिए, मैकेनिकल रिमूवल वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। प्रिवेंटिव मेथड्स हो सकते हैं। मैकेनिकल रिमूवल बहुत ज़्यादा मैकेनिकल प्रोसेस है तो टाइम कंज्यूमिंग है और लेबर लगेगा उसमें बहुत सारा। प्रिवेंटिव मेथड्स में क्या यूज़ कर सकते हो? प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, मतलब प्रॉपर हल चलाइए, पूरा ऐसे लाइंस बनाइए, एक्स्ट्रा जो था उसको निकाल दो और फिर वहाँ पे बीज डालो। फाइनली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, इन सब से वीड कंट्रोल होता है। मतलब आपने प्रॉपर हल चला के प्रॉपर लाइंस बनाया, उसके बीच बीच में डाला, एक के अंदर गेहूँ डाला, दूसरे के अंदर दूसरी मिक्स क्रॉप जो हो सकती है वो डाली, तो इससे क्या होगा? आपका वीड का कंट्रोल हो जाएगा। अदरवाइज वीड के जो सीड वहाँ पे पड़े हुए हैं वो पड़े रहेंगे। जनरली क्या होता है? इंसेक्ट्स पैट्स अटैक द प्लांट इन 3 वेज। अच्छा, ये तो वीड था, अब हम बात कर लेते हैं कि इंसेक्ट्स और प्लांट भी अटैक कर देते हैं, पेस्ट होते हैं ये। अभी तो ये वीड की बात थी, पेस्ट कंट्रोल की बात करेंगे अब हम। तो पेस्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट इन 3 वेज। कैसे कैसे अटैक करते हैं? दे कट द रूट स्टेम एंड लीव्स, उसको काट के खा लेते हैं। दे सक द सेल सैप फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट, से उसके अंदर घुस जाते हैं कीड़े। तो ये क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली क्रॉप को खराब करते हैं। पेस्ट क्या करते हैं? वो तो प्लांट को या तो खा ही लेते हैं, या तो उसका जितना भी न्यूट्रिशन है उसको सक कर लेते हैं, या फिर उसके फ्रूट्स के बीच में घुस जाते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे पेस्ट के लिए? डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी या तो आप यूज़ करिए, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड, वो भी पेस्ट कंट्रोल में बहुत हेल्प करता है। वीड और पेस्ट में आप डिफरेंस समझ गए। पेस्ट क्या होंगे? एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। वीड्स क्या होंगे? वो प्लांट्स ही होंगे एक तरीके के जो हमें नहीं चाहिए थे लेकिन ग्रो कर गए। ठीक है, तो fields are plowed deep in summers to destroy both pests as well as weeds। देखो, जब आप उसको प्रिपेयर करते हो ना, जब फसल लगाने से पहले जब
मिट्टी का प्रिपरेशन किया जाता है, हल चलाया जाता है सबसे स्टार्टिंग में, तो उससे क्या होता है, दोनों ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं, पेस्ट भी खत्म हो जाते हैं और वीड्स भी खत्म हो जाते हैं जो पहले से पड़े हुए हैं बीज, अच्छे से हल चलाने से। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है एक साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक है, अलग से फिर से एक नया टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। एनिमल हस्बेंड्री की अब हम बात कर रहे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है एनिमल लाइफ स्टॉक का। इसके अंदर क्या क्या आता है, वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग, डिजीज कंट्रोल। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। अब हम क्योंकि क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, हम फसलों की बात कर रहे हैं, तो फसलों की बात को हमने कर लिया, हमने पेस्ट कंट्रोल, वीड कंट्रोल तक बात कर ली, क्रॉप रोटेशन सब कुछ बात कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री, विच इज़ द पार्ट ऑफ क्रॉप सिस्टम, है ना, हमारे खेतों का ही पार्ट है। क्या करते हैं हम उसमें, जितने भी लाइव स्टॉक जो रखते हैं, जो हमारे मवेशी जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको रखते हैं, तो उसका मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे उसका फीडिंग का ध्यान रखेंगे, ब्रीडिंग का ध्यान रखेंगे, डिजीजेस कंट्रोल का ध्यान रखेंगे। और जो एनिमल हस्बेंड्री में कौन कौन से एनिमल यूज़ करते हैं, कैटल, मतलब उसके अंदर गाय और गाय, भैंस, गोट, शीप, पोल्ट्री मतलब मुर्गे, फिश फार्मिंग, पिग फार्मिंग भी आती है इसमें, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, इससे क्या होता है, क्योंकि फार्म में रखे जाते हैं, वहीं पे आप उसका ज़मीन है, वहीं पे उसका चारा लगा लेते हैं, वही ये खा लेते हैं कैटल, और उसी से ये ग्रो करते हैं। इनका जो वेस्ट निकलता है कैटल्स का, उससे खाद बनाई जा सकती है, वर्मी कंपोस्ट कर सकते हो और दूसरा कंपोस्ट कर सकते हो, उसी खाद को यूज़ कर लिया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। देखिए ये इसमें दिखाया गया है, प्रिपेयर एंड लेवल फील्ड, ये पैडी का कल्टीवेशन दिखाया, यहाँ पे फिर खेत में चला दिया, कैनाल बना दिया, मेंटेन प्लांट पॉपुलेशन, यूज़ गुड क्लीन सीड, मतलब ये सब दिखाया गया कि अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए आपको क्या क्या करना होता है। समर प्लॉइंग, ओके। तो कैटल फार्मिंग क्या होती है, कैटल फार्मिंग में क्या होता है, जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल जो कैटल होगी, कॉल्ड मिल्च एनिमल, जिनको डेयरी एनिमल कहा जाता है, वाइल वन यूज फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्रॉट एनिमल। देखो दो तरीके के एनिमल यूज़ करते हैं, मिल्च एनिमल एंड ड्रॉट एनिमल। मिल्च एनिमल क्या होंगे, जिन कैटल से हम क्या लेते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन ले रहे हैं, डेयरी एनिमल्स होंगे जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। बाकी के जो एनिमल होंगे वो ड्राउट एनिमल कहा जाएगा, उनसे हल चलाने का काम लिया जाएगा, कुछ और काम लिया जाएगा। तो एनिमल फीड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एनिमल फीड के अंदर रफेज होता है विच इज़ लार्ज फाइबर एंड कॉन्सेंट्रेशन विच आर लो इन फाइबर। तो जिसके अंदर क्या होता है, रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होता है और अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो हम कैटल फार्मिंग में रखते हैं उसके अंदर दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, मिल्च एनिमल एंड ड्रॉट एनिमल। उनका जो फीड होता है उसके अंदर बेसिकली तो रफेज होता है, घास खाते हैं वो, और उनके अंदर न्यूट्रिएंट प्रोटीन रिच फूड भी होता है। इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स। अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं तो इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग क्या होती है, कैटल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, दो तरीके के एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, एक मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं और एक ड्राउट एनिमल होते हैं। तो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल फीमेल एनिमल होगा जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मिल्च एनिमल कहा जाता है। दूसरे जो होते हैं बाकी के काम करने के लिए जो एनिमल्स यूज होंगे उसको ड्राउट एनिमल कहते हैं। जो एनिमल फीड है वो जो क्या खाना खाते हैं वो रफेज खाते हैं मेनली, और दूसरा कॉन्सेंट्रेट भी खाते हैं जिसके अंदर वो हाई लेवल ऑफ प्रोटीन जो है उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये कैटल फार्मिंग में ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर हम बात करते हैं पोल्ट्री जो फार्मिंग है, जो पोल्ट्री जो प्रैक्टिस करते हैं वो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्या क्या हमें उसके अंदर डिज़ायरेबल ट्रेड्स चाहिए होते हैं। जो हम मुर्गे पालन होता है ना, मुर्गी पालन, उसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है। तो मुर्गी पालन में नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, जो मुर्गे के बच्चे जो होंगे उनका ज़्यादा होने चाहिए और उनकी क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। जो छोटे जो चिकन है, पेरेंट फ्रॉम ए कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, समर अडेप्टेशन कैपेसिटी होनी चाहिए उनके अंदर, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उनकी, रिडक्शन इन साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड विद द एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट फॉर्मुलेट यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट। मतलब ये सारी हमें डिज़ायर्ड चाहिए होती है, किसमें, हमें जो पोल्ट्री फार्मिंग हम कर रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो हमें पोल्ट्री के अंदर ये सारी डिज़ायर क्वालिटी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आप इसको यहाँ से स्लाइड से पढ़ लीजिएगा।
इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड कैसे किया जाता है, जो हम पोल्ट्री जिसका जो फार्म लगाते हैं उसके अंदर प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है। जो अच्छा प्रोडक्शन अगर आपको करना है पोल्ट्री बर्ड्स का, तो उसके अंदर गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट। देखो, वो जो पोल्ट्री लगाया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। और एक साथ सारे रहते हैं, तो अगर कुछ भी डिजीज़ फैल गई तो मतलब पूरा का पूरा पोल्ट्री फार्म भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। देखो, सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर पे ध्यान रखा जाता है। हाइजीन कंडीशन क्यों, कोई अगर बीमारी आ गई तो एक को अगर होगी तो सबको हो जाएगी। पोल्ट्री फीड, फिर उसके खाने का ध्यान रखना पड़ेगा, और डिजीजेस कंट्रोल का और पेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है उसमें। क्यों, क्योंकि वो सारे के सारे एक जगह पर रहते हैं, अगर एक बीमार पड़ा तो सारे बीमार पड़ जाएंगे। तो जो हाउसिंग है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रॉयलर आर समवेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एग लेयर्स। देखो, ये जो ब्रॉयलर चिकन ये जो होते हैं, जो पोल्ट्री में यूज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्टाइल नहीं होते, मतलब वो फर्टिलिटी नहीं होती है उनके अंदर। तो वो सिर्फ इसीलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं बिकॉज दे हैव टू बी यूज फॉर दिस थिंग, फॉर आवर कंजप्शन, फॉर आवर फूड। ठीक है, तो इनकी जो एग लेइंग वाले जो होते हैं उनसे ये अलग होते हैं हमेशा। तो जो इनका फूड रिक्वायरमेंट होता है फॉर ब्रॉयलर इज प्रोटीन रिच, तो इनको जो है फूड प्रोटीन रिच खिलाना पड़ेगा जिसके अंदर फैट हो, तभी तो वो एक अच्छे चिकन में डेवलप हो पाएंगे। इसीलिए उनका विटामिन ए के लेवल जो होता है पोल्ट्री फीड का वो हाई रखना पड़ता है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा, जो फार्म में जो मुर्गी होती है वो अलग तरीके से उसको खाना खिलाया जाता है मुर्गे को, ताकि वो अच्छी तरीके से आपका चिकन बन पाए जो आपकी प्लेट्स में आता है। ठीक है, तो ये आपको समझने का था। तो इसमें ये दिखाया गया है कि भाई मिलियन टन्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के अंदर किस तरीके से बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट क्योंकि बढ़ रही है। तो इसमें तो सिर्फ इतना ही जानने का था, विच इज़ NCERT से जो रिलेटेड था। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे फ़िश प्रोडक्शन के बारे में। तो फ़िश प्रोडक्शन जो होता है दो तरीके से हम ले सकते हैं। एक तो दो तरीके से फ़िश आती है मार्केट में। एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, किसी नदी में जाके या समुद्र में जाके वहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और उन मछलियों को मार्केट में लाया जाता है। दूसरा होता है फ़िश फार्मिंग। उसमें क्या किया जाता है, उसको कल्चरल फिशरी कहा जाता है, जिसमें कि फार्म मतलब अपने खेत में या अपनी जिस जगह पे आप करना चाहते हैं उस जगह पे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं और वहाँ पे फ़िश को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो आजकल जो क्या हो गया है, क्योंकि न्यूट्रिशनल जो अवेयरनेस है वो बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए फ़िश की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो वो जो डिमांड है वो नेचुरल रिसोर्सेज से पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, इसी वजह से लोगों ने फ़िश फार्मिंग जो है वो शुरू कर दिया है। तो बहुत तरीके की पॉपुलर फिशेस होती हैं, पॉम्फ्रेट होती है, टूना होती है, मतलब अलग अलग तरीके की फिशेस होती हैं जिनकी डिमांड है खाने के लिए, उसको वहाँ पे ग्रो किया जाता है। किस लिए हो रहा है ये, क्योंकि फ़िश का जो स्टॉक है वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है, तो डिमांड जो सप्लाई है वो उसके अंदर मिसमैच हो जाता है। तो इसलिए फ़िश प्रोडक्शन जो है कमर्शियल लेवल पे किया जा रहा है। तो फ़िश के जो होते हैं दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, फ्रेश वाटर से मिलती है हमें और ब्रैकिश वाटर से मिलती है। तो फ्रेश वाटर से मतलब कहाँ मिल रही है, पॉन्ड में मिल रही है, रिजर्वायर्स में, रिवर्स में, कैनाल्स में। और ब्रैकिश वाटर मतलब थोड़ा खारा पानी, वहाँ पे हमें एस्चुरीज में और लगून्स में फिशेस मिलती हैं। तो जो सबसे एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग जो होती है वो कैन बी डन इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम। इसमें क्या होता है, बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश आर यूज्ड इन सच सिस्टम। कॉम्पोजिट सिस्टम में हम लोकल वेराइटी को भी ग्रो करेंगे और जो डिमांड में है वैरायटी विच इज़ नॉट लोकल फॉर दैट एरिया, उसको भी ग्रो किया जाता है। मान लीजिए अगर फ़िश फार्मिंग हो रही है हरियाणा जैसी जगह में या पंजाब जैसी जगह में, वो वाली फ़िश फार्मिंग जो यहाँ रहती भी नहीं है, जो यहाँ की रिवर में मिलती नहीं है, तो क्या होगा, वो वहाँ की लोकल वैरायटी नहीं होगी। तो क्या किया जाएगा, वहाँ की लोकल वैरायटी के साथ साथ इंपोर्टेड फिशेस को ग्रो किया जाता है। इस सिस्टम में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 स्पीशीज इज यूज्ड इन सिंगल फिश पॉन्ड। एक ही फिश पॉन्ड में लगा देते हैं। ये जो स्पीशी है ये कैसे सिलेक्ट की जाती है, ऐसे सिलेक्ट की जाती है दैट डू नॉट कम्पीट फॉर फूड अमंग दैम और हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट। तो उनका कंपटीशन नहीं होना चाहिए आपस में, वो अलग अलग तरीके का कुछ कुछ फूड पसंद करती हैं। तो इसी के लिए क्या होता है, जितना भी एक पॉन्ड में साथ में रह रही हैं, अलग अलग तरीके का फूड पसंद कर रही हैं, तो फूड में उनके कंपटीशन नहीं आएगा और वो 4-5 वैरायटी को हम साथ में ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, मतलब फिश का फार्मिंग किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मरीन फिश का ये वाला, आप इसको पढ़ सकते हैं, दिस इज़ इंटरेस्टिंग रीड, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और
यहाँ पे दिखाया गया अलग अलग वैरायटी की कटला है, यहाँ पे रोहू है, किस किस तरीके की दिखाई देती हैं। ये कॉमन फिशेज़ हैं, कार्प, जो कि फ़िश कल्चर में प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, तो फिर एक और एक्टिविटी की अब हम बात कर लेते हैं जो भी हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड से ही जुड़ी हुई है, फूड प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है, विच इज़ बी कीपिंग। आजकल ये मतलब हनी बी की जो होती है ना, शहद प्रोड्यूस करने वाली मक्खियाँ, बी कीपिंग की एक कल्चर भी आ रहा है। तो किस लिए प्रोड्यूस किया जाता है, बी कीपिंग क्यों किया जाता है? शहद के लिए। तो हनी क्या है, ये वाइडली यूज्ड है, तो इसलिए बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी इज़ वेरी लुक्रेटिव ये है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बी कीपिंग किया जाता है, फिर हनी प्रोड्यूस होगा और वो हनी मार्केट में सेल किया जाता है। और क्योंकि लोगों को के अंदर जो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है अच्छे फूड के लिए, शुगर का सब्स्टिट्यूट लोग हनी यूज़ करना शुरू कर दें, तो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन ये हो गया है। तो बी कीपिंग में क्या है, लो इन्वेस्टमेंट है, और फार्मर्स जो है इसको क्या करना है, आपको छोटे छोटे उनके वो नेस्ट बना के रख देने हैं, मतलब उनका जो एक बॉक्सेस बना के रख देते हैं, वहाँ पे बीज आती हैं और वो उसको पॉलिनेट कर देती हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, इन एडिशनल इनकम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इनको अपने खेतों में ही लगाने, वहीं पे मक्खियाँ आएंगी, मधुमक्खियाँ। हनी जो होता है, इन एडिशन टू हनी, बी हाइव्स में क्या होता है, जो बी हाइव्स वो बनाते हैं, छत्ता जो बनाते हैं वो क्या करता है, वैक्स मिलती है हमें उससे, जिसको हम मेडिसिनल प्रिपरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हनी तो मिलता ही है, साथ में हमें वैक्स भी मिलती है। जो लोकल वेराइटीज़ की जो मक्खियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, मुझसे कमर्शियल हनी का प्रोडक्शन करते हैं। एपिस कैरिना इंडिका, ये सारी की जो है लोकल वैरायटी की मक्खियों के नाम हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। इटालियन बी वैरायटी भी आती है, उसको भी यहाँ पे लाके ग्रो किया जाता है, वो भी हनी प्रोडक्शन में हमें मदद करती है। तो कमर्शियल लेवल पे जो हो रहा है, हनी का प्रोडक्शन हो रहा है। इटालियन हनी जो वाली बी है, वो क्या करती है, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है। दे स्टिंग समवेट लेस, वो काटती भी कम है। अदरवाइज जो यहाँ की लोकल वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा काटती है, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो ये बी हाइव्स में रहती है, और हमें मतलब ये आप पढ़ लीजिए यहाँ से। और हनी प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, बी कीपिंग किया जाता है। तो इस स्लाइड को आप पढ़ लीजिएगा, यू रीड ऑन योर ओन। तो ये वाला ये चैप्टर था। दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें हमने अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बात किया। इसमें हमने बात किया कि हम किस तरीके से अपनी क्रॉप वैरायटी को, क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस सेकेंड पार्ट में हमने ये भी पढ़ा कि क्रॉप जहाँ पे हम लगाते हैं खेतों में, उसके साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। एनिमल फार्मिंग कर सकते हैं, फिश फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री कर सकते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, एपीकल्चर कर सकते हैं, हनी बी का प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें जो है हम उसके साथ में ही कर सकते हैं। तो दिस चैप्टर वॉज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आई होप आपको ये समझ में आया। और इस चैप्टर के साथ ही हम क्लास 9 एनसीईआरटी को फिनिश कर दिया है हमने। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्लास 10 का साइंस एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। आप अगर सारे चैप्टर्स देखना चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के, तो उन सब का जो लिंक है वो मेरा स्टार्टिंग में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है अपना, वहाँ पे इन सभी लेक्चर्स के लिंक दे दिए गए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।